Yeah, in today's class, I will discuss with you Victorian novels and novelist, उनको लेकर के बात करेंगे। और सबसे पहले जब आप विक्टोरियन नॉवलिस्ट की बात करते हैं तो तीन नाम आपको ध्यान में रखना है। एक आपके चार्ल्स डिकेंस है, दूसरे आपके जो है चार्ल्स डिकेंस के अलावा जॉर्ज इलियट है, और तीसरे आपके टॉमस हार्डी। तो ये तीन बड़े नाम है, बाकी और भी नॉवलिस्ट रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? चार्ल्स डिकेंस पे बात कर रहे हैं। 1812 में उनकी पैदाइश हुई है, 1870 में उनकी मौत होती है। 1836 में डिकेंस का पिकविक पेपर पब्लिश होता है। कब पब्लिश होता है? 1836 में। इन 1836 डिकेंस पिकविक वाज पब्लिश्ड। तो एक क्वेश्चन ये पीजीटी में, खास करके ये राइटर पीजीटी के यूपी पीजीटी में है। तो 1836 में डिकेंस का पिकविक वाज पब्लिश्ड। द नेम ऑफ हिज फर्स्ट स्केच वाज मिस्टर मिन्स एंड हिज कजिन। उनका एक स्केचिंग का भी काम था, उसमें जो पहला नाम था मिस्टर मिन्स एंड हिज कजिन जो है वो था। तो 1812 में उनका जन्म हुआ, 1870 में उनकी मौत हुई है। पिकविक जो उनका था, जो स्केचिंग था, वो 1836 में पब्लिश हुआ है, पिकविक पेपर्स के नाम से आता था। और मिस्टर मिन्स और हिज कजिन ये जो आया हुआ है, ये भी उनका स्केचिंग का काम था। और ये इट अपीयर्ड विद अदर स्टोरीज इन हिज फर्स्ट बुक। उनकी जो पहली किताब आई थी स्केचेस बाय बाज, 1835 में। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्केचेस बाय बॉज वाज हिज फर्स्ट बुक, जो कि 1835 में पब्लिश होती है। पिकविक वाज फॉलोड बाय ओलिवर ट्विस्ट। पिकविक के बाद जो है पिकविक पेपर्स या स्केचेस बाय बाज है। इसके बाद उनका जो वर्क आता है, जो बहुत फेमस है, ओलिवर ट्विस्ट है, निकोलस निकलबाई है, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप है। दीज राइटर्स, सॉरी, दीज नॉवेल्स यू फाइंड। और 1842 में डिकेंस वाज इनवाइटेड टू विजिट यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा कब गए थे, जो 1842 में। वेयर हिज वर्क्स वर इवन बेटर नोन देन इन इंग्लैंड। तो आप मेरे साथ बस कुछ पॉइंट्स मुझे बता दीजिए कि जो चार्ल्स डिकेंस है उनका जन्म कब हुआ, किस साल में? सर 1812। 1812 में हुआ 1812 उनकी। 1870। 1812 या 1812, और 1812 से 1870 डेथ उनकी हुई है। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि पिकविक किसका वर्क है? चार्ल्स डिकेंस का। चार्ल्स डिकेंस का। पिकविक पेपर्स इज द वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। द नेम ऑफ हिज फर्स्ट स्केच, उनके जो पहला स्केच था उसका नाम क्या था? स्केचेज बाय बॉज। नो, मीन्स एंड हिज मिस्टर कजिन। मिस्टर मिन्स एंड हिज कजिन। मिस्टर मिन्स और कजिन जो है, ये उनका पहला स्केच था। और ये उनकी किताब, पहली किताब स्केच बाय बॉज में पब्लिश होता है, या उस तरह से आता है। तो मिस्टर मिन्स एंड हिज कजिन, इट वाज द फर्स्ट स्केच एंड इट अपीयर्ड विद अदर स्टोरीज इन हिज फर्स्ट बुक स्केच बाय बॉज। तो स्केचेस बाय बॉज जो है, इट वाज हिज फर्स्ट बुक, ये उनका पहला किताब था। लेकिन पहला स्केच मिस्टर मिन्स एंड हिज कजिन रहा है। पिकविक के बाद उनका जो नॉवेल है वो ओलिवर ट्विस्ट है, निकोलस निकलबाई है, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप है, डेविड कॉपरफील्ड है। ये सब हम जो है जानते हैं कि हाँ इसमें रहा है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि और क्या क्या चीजें आपको इस राइटर के बारे में ध्यान में रखना है अगले पेज को कवर करने से पहले। बट एक और क्वेश्चन है कि उनको जो है अमेरिका और कनाडा की को विजिट करने का इनविटेशन कब मिला, या वो कब गए हुए, विच ईयर? 1842 सर। 1842 में। 1842 ईस्वी में ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू विजिट यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। अब दूसरा एक क्वेश्चन है जो आपको बताना है। वो क्वेश्चन ये है कि जो आपके ये राइटर रहे हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके साथ जुड़ा हुआ है कि ये विक्टोरियन एज के ऐसे नॉवलिस्ट थे जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं ही हैज रिटन नॉवेल ऑफ रिफॉर्मेशन।
नॉवेल ऑफ रिफॉर्मेशन। और उनका जो नॉवेल है वो किस पर आधारित है? जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है, या बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना। उनके नॉवेल में शहजादे शहजादियों की कहानी नहीं है, बल्कि समाज के उस तबके की कहानी है जो बहुत सारी क्राइसिस में है। जैसे सबसे बड़ी क्राइसिस एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, उस इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड पूरी दुनिया पे राज कर रहा था, जिसका यूनियन जैक का झंडा था, जिसके उस झंडे के तले दुनिया की 2/3 हिस्से पर उसका राज था। तो उस इंग्लैंड में वही के राइटर ने उस समय की समस्या को उजागर किया है, जब इंग्लैंड ये कहता था कि पूरी दुनिया में मेरी हुकूमत है, मेरे साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता है, मैं लोगों को बताता हूँ कि कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, मेरे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, मेरे यहाँ का जो लिटरेचर है, मेरे यहाँ की जो साइंटिफिक इन्वेंशन है, जो डिस्कवरीज है, जो नॉलेज है, वो दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है। वही का राइटर, उसी देश के माशरे को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के अपनी नावल में अच्छी खासी आलोचना करता है। इसीलिए इनके नावल को क्या कहा गया? नावल ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया। और इनका नावल किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी पर आधारित है। दूसरा पॉइंट रहा है कि इनका जो नावल है उसमें किन किन चीजों को लेकर के, एक तो एजुकेशन सिस्टम को लेकर के उन्होंने आलोचना किया है। एजुकेशन सिस्टम, बोर्डिंग स्कूल, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को लेकर के बात रखी। उन्होंने बोर्डिंग स्कूल का जो कॉन्सेप्ट था, कैसे वहां पे जो है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को लेकर के उन्होंने बात रखी, और खास करके जो और तमाम इशूज थे जो है उसको लेकर के उन्होंने बात रखा, जिसमें से एक बड़ा इशू गैंग वार, पॉकेटिंग, और कैसे वहां के जो चिल्ड्रन है वो बर्बाद हो रहे हैं, जो यंग जनरेशन है वो कैसे जो है नशे की चीजों में लत है। उन तमाम चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया हुआ है। और ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस विक्टोरियन एज को दिखाया हुआ है, उस विक्टोरियन एज में कोई भी चीज अच्छी नहीं है जिस पर इंग्लैंड, या जिस पर हम ये कह सकें कि हाँ, इंग्लिश पीपल को गर्व करने का अधिकार था, जिस हिसाब से वो लोग बात करते थे। ये सारी चीजें उनके नावल में देखने को मिलती है। एक और चीज है उनके नावल में, चाइल्डहुड साइकोलॉजी, चाइल्डहुड साइकिल। एक और चीज है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। चाइल्डहुड साइकोलॉजी भी है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, मिडिल क्लास का डिपिक्शन, डिपिक्शन ऑफ मिडिल क्लास, मध्य क्लास में या मध्य युग का वो बात करते हैं। इसके अलावा अब अगर आप देखेंगे उनके कुछ वर्क है, जिसमें आपको ये बात मैं करूंगा कि उनका एक वर्क है डॉम्बी एंड सन। एक नजर में मैंने आपको बता दिया कि किन किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने बात किया है। डॉम्बी एंड सन है, डेविड जो 1848 में आई है, डेविड कॉपरफील्ड 1849 में आया है, ब्लीक हाउस 1853 में आया है। ये सब उनका नावल है। 1870 में उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले जिस नावल पे वो काम कर रहे थे उसका नाम एडविन ड्रूड था, और वो इनकम्प्लीट रहा। तो मुझे आप ये बताइए कि डॉम्बी एंड सन 1848 में आई है, डेविड कॉपरफील्ड 1849 में आया है, ब्लीक हाउस 1853 में आया है। ये नावल किसने लिखा है? सर चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा
1870 में जब चार्ल्स डिकेंस की डेथ हुई थी तो उनका अनफिनिश्ड वर्क कौन सा था? सर मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ओके, दैट्स गुड। उनका जो वर्क था पिकविक, ये जो लिखा गया था सजेशन पर, एक एडिटर थे फॉर सीनियर पब्लिकेशन के, उनके सजेशन पे लिखा गया था। और इसमें जो कार्टून तैयार किया गया था वो सेमर के द्वारा, अ कॉमिक आर्टिस्ट ऑफ द डे, किसके द्वारा तैयार किया गया था? सेमर के द्वारा। ईच चैप्टर सेमर। वाज टू बी accompanied by a cartoon by Seymour, a comic artist of the day, and the object was to amuse the public and incidentally to sell the paper. तो आपको ये समझना है कि जो उनका पिकविक वर्क है, पिकविक ऑफ द पेपर जो था, इसमें जो कार्टून तैयार किया गया किसके द्वारा? सेमर। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेमर से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। उनका जो नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे आर्फन चिल्ड्रन को या पुअर चाइल्ड की लाइफ को लेकर के बात किया गया है। और खुद जो ओलिवर ट्विस्ट है वही वो बच्चा है जिसका पालन पोषण होता है, डेवलपमेंट होता है, और उसके पालन पोषण और डेवलपमेंट के माध्यम से द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी, नॉर्म्स, एजुकेशन सिस्टम, साइकी ऑफ अ चाइल्ड, इन सबको बखूबी उन्होंने प्रेजेंट किया है। और ओलिवर ट्विस्ट जो है एक उनका बेहतरीन नॉवेल है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें लिखा है ओलिवर ट्विस्ट हैड द सीरियस पर्पस ऑफ मिटिगेशन द इवेंट अंडर व्हिच द पुअर वर सफरिंग, कि कैसे गरीबों का शोषण होता था। इट्स हीरो वाज अ पुअर चाइल्ड, इसका जो हीरो है वो पुअर चाइल्ड था। द फॉर्चुनेट विक्टिम ऑफ सोसाइटी, जो समाज में बहुत ज्यादा उसको परेशान किया गया था। एंड इन ऑर्डर टू ड्रा अटेंशन टू द रियल नीड, Dickens exaggerated the awful condition of the poor and filled his pages with sentiments. तो इसमें आपने देखा कि जो ओलिवर ट्विस्ट है, ओलिवर ट्विस्ट का जो लाइफ है वो बहुत अच्छी रही थी, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में वो अपना जीवन पास करते हैं, और उनका लालन पालन होता है। जिन लोगों की कंपनी में वो आते हैं वो भी बहुत अच्छे लोग नहीं थे। एक और नावल है ब्लीक हाउस, और ये जो है उस समय का किसको अटैक करता है? द लास्ट डिलेस के ऊपर अटैक करता है, कि कैसे कानून का को डिले किया जाता है, जो गरीब आदमी उसको जो है न्याय नहीं मिल पाता, उसको लेकर के बात होती है। लिटिल डॉरी उनका एक नॉवेल है जो जस्टिस को लेकर के बात करती है। निकोलस निकल भाई उनका नॉवेल है जो चैरिटी स्कूल और वहाँ के सिस्टम को लेकर के बात करता है। तमाम तरह की इस तरह की चीजें रही। तो आपको ये सारे नाम, क्योंकि यहाँ पे यू आर नॉट स्टडिंग दिस राइटर एज अ राइटर, you are just getting all the information related to this writer only at a glance. So Bleak House, Little Dorrit, Nicholas Nickleby, Oliver Twist, ये सब उनकी important work है। The Cricket on the Hearth, The Chimes and Christmas Carol, The Cricket on the Hearth, The Chimes and the Christmas Carol, ये सब चीजें भी रही है। अ टेल ऑफ टू सिटीज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टेल ऑफ टू सिटीज में किन दो शहरों का जिक्र है? लंदन और पेरिस का जिक्र है। और इस समय वहाँ की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसको लेकर के इसमें बात की जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ टेल ऑफ टू सिटीज में किन दो शहरों का जिक्र है? लंदन एंड पेरिस का। अ टेल ऑफ टू सिटीज इज एन एक्सीलेंट सप्लीमेंट टू द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। इट इज रिटन इन पिक्चरेस्क स्टाइल। किस स्टाइल में लिखा गया? पिक्चरेस्क स्टाइल में लिखा गया। ये लाइन जो है बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये कहाँ की है? फर्स्ट लाइन है टेल ऑफ टू सिटीज का। तो आई जस्ट वांट टू नो, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये लाइन किस नावल से ली गई? टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज में विच टू सिटीज हैव बीन मेंशन? किन दो शहरों का जिक्र है? लंदन एंड लंदन एंड पेरिस। पेरिस। लंदन एंड पेरिस। लंदन एंड पेरिस का जिक्र। एंड A Tale of Two Cities में डू यू फाइंड द इसका जो सेटिंग है कि वो फ्रांस की किसी रिवॉल्यूशन के का भी जिक्र है? यस सर, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर ये पूछा जाएगा कि A Tale of Two Cities जो है किस कैटेगरी का नॉवेल है, तो क्या ये हिस्टोरिकल इवेंट्स या हिस्टोरिकल कैटेगरी का, इट्स अ पिक्चरेस्क नॉवेल, या इट्स अ पिक्चरेस्क स्टाइल? ये पिक्चरेस्क स्टाइल में है लेकिन ये हिस्टोरिकल नॉवेल का हिस्सा बनेगा।
उसके अलावा हु हैज रिटन द क्रिकेट ऑन द हार्स, द चाइम्स एंड क्रिसमस कैरॉल? Dickens. Sir, Charles Dickens. Dickens. Who has written Bleak House, Little Dorrit, Nicholas Nickleby and Oliver Twist? Charles Dickens, sir. चार्ल्स डिकेंस। और इन्हीं का एक नावल है डेविड कॉपरफील्ड, जो उनका सबसे फेवरेट नावल था। और जो डेविड कैरेक्टर था, ऐसा कहा जाता है उसने खुद चार्ल्स डिकेंस की लाइफ का जिक्र किया। नेक्स्ट जो नॉवलिस्ट है विलियम मैकपीस ठाकरे हैं, और ये हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और इनका जन्म 1811 में हुआ, 1863 में इनकी मौत हुई है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि विलियम मैकपीस ठाकरे कैसे नॉवलिस्ट थे? हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट थे। उनका एक नावल है पेंडेनिस, अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स द लॉ एंड यंग मेन हु स्टडीड इट। उनका एक नावल है पेंडेनिस करके एक नावल है। उन्होंने अपना जो लिटरेरी करियर शुरू किया था वो फ्रेजर मैगजीन से शुरू किया था। उनका एक बहुत फेमस नावल है वैनिटी फेयर या अ नावल विदाउट हीरो, 1847-48 में आता है। और नॉवलिस्ट के रूप में उन्होंने अपना करियर इसी नावल से शुरू किया था। आफ्टर द मॉडरेट सक्सेस ऑफ वैनिटी फेयर ठाकरे रोड, खैर ठाकरे ने जो भी लिखा अपनी जगह है। इस शीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ठाकरे को, आप मुझे बता दीजिए कि ठाकरे किस कैटेगरी के नॉवलिस्ट है? Sir, historical Historical novelist. novelist. हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट। उनका जन्म कब हुआ? 1811. 1811. 1811 में उनकी डेथ कब हुई है? 1863। 1863. 1863। जो पेंडेनिस उनका वर्क है, इसमें आप क्या पाते हैं? ये क्या रिफ्लेक्ट करता है पेंडेनिस? Sir, his mental attitude. टूवर्ड्स Towards the law and the young man who studied Yes. it. Towards the law. या टूवर्ड्स द लॉ। उनका जो नॉवेल है या जो वर्क है पेंडेनिस, इसमें उन्होंने ये बताया है कि कानून क्या होता है, कानून की पढ़ाई करने वाले जो यंग लोग हैं उनका नजरिया क्या होता है। तो जो कानून का जो पढ़ाई है उसको उन्होंने एक थीम लेकर के इसको बुना हुआ है। उन्होंने अपना करियर किस मैगजीन से शुरू किया? अपना कंट्रीब्यूशन किस मैगजीन में? Sir, Fraser's magazine. फ्रेजर्स मैगजीन। उनका पहला नावल कौन सा है? Most famous one, Vanity Fair. वैनिटी फेयर, मोस्ट फेमस वन, गुड आंसर, मोस्ट फेमस वन वैनिटी फेयर। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ वैनिटी फेयर? Sir, a novel A without novel hero. without hero. A novel without hero. When did it publish? Sir, it was published in 1848। 1847. 1848। आपको लास्ट वाली डेट 48। बताना, 47 में भी कुछ हिस्सा आया था लेकिन कंप्लीट पब्लिकेशन 1848 में हुआ। उसके अलावा उनका जो वर्क है रेन डेनिस 1850 में, हेनरी एस्मंड 1852 में, द न्यू कम 1855 में, ऑल दिस इज यू फाइंड। ठाकरे provides two remarkable codes of culture, first English humorist of the 18th century and the second the fourth George. That is another thing. कोई बहुत ऐसा हो नहीं है। In 1860 he became the editor of Cornhill magazine. ये पूछा जाता है। वो दो मैगजीन से जुड़े हुए थे, फ्रेजर्स मैगजीन और कॉर्नहिल मैगजीन। फ्रेजर्स मैगजीन से उन्होंने अपना लिटरेरी करियर शुरू किया था। और एज अ नॉवलिस्ट में फेमस नॉवेल जो उनको एक स्टैब्लिश करता है वो वैनिटी फेयर है, और नॉवेल विदाउट हीरो। वो हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। एंड यू सी हियर वैनिटी फेयर 1847-48 में इज द बेस्ट नोन ऑफ ठाकरे's novel. It was his first great work and it was intended to express his own views of the social life about him and to protest against the overdone heroes of the popular novels. Thackeray styles this work a novel without a hero उन्होंने लिखा हुआ है। The whole story of the novel moves around two women. इसमें जो है दो वुमन के इर्द गिर्द पूरी कहानी मूव करती है, एमिलिया एंड बी शार्प। क्या नाम है? एमिलिया, AMELIA, एमिलिया, एंड देन बी बेक शार्प, BECK, बेक शार्प। तो ये अ नॉवेल विदाउट हीरो, वैनिटी फेयर, इट मूव्स विद द स्टोरी, द होल स्टोरी ऑफ द नॉवेल मूव्स अराउंड टू वुमन। ये चीजें रही।
इसके अलावा उनका सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क क्या था, पेंडेनिस था, जिसमें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक सटायर है एक सोसाइटी पर, और उसमें वो लॉ और स्टूडेंट्स जो लॉ की स्टडी करते हैं उनको लेकर के उन्होंने बात किया हुआ। उनके जो और दो अदर नावल रहे हैं वो द न्यू कम्स था, द वर्जीनियास था, बाकी पेंडेनिस है, ये हेनरी स्मॉन्ड रहा है, इंग्लिश ह्यूमोरिस्ट द फोर जॉर्जेस, ऑल दिस थिंग, ये चीजें हैं। तो इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं, पेंडेनिस आपको बता दिया गया, द न्यू कम्स आपको बता दिया गया, द वर्जीनियास आपको बता दिया गया, हेनरी स्मॉन्ड आपको बता दिया गया, इंग्लिश ह्यूमोरिस्ट आपको बता दिया गया, दो मैगजीन फ्रेजर्स मैगजीन और कॉर्न हिल मैगजीन आपको बता दिया गया, वैनिटी फेयर को लेकर के बता दिया गया। आई जस्ट वांट टू नो कि कुछ और नावल इनका जो मुझे लगता है यहाँ पे जिक्र नहीं, अगर मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, केनिलवर्थ किसका था, केनिलवर्थ और तलिस्मा, as far as I do remember it was the works of this man विलियम ठाकरे का ही, नहीं दैट वाज द सर वॉल्टर स्कॉट का था, नॉट ठाकरे, विलियम मैक्निस Yes, sir, ठाकरे का ही Walter नहीं था, Scott. सर Yes. वॉल्टर स्कॉट का था, आई एम मिसिंग, या नाउ आई केम टू इट रिकॉल्ड इन माय माइंड। वो भी जो है हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट की कैटेगरी में आते थे, लेकिन वो सर वॉल्टर स्कॉट थे, स्कॉटलैंड के थे, इस वजह से उनके नाम से आते थे। और विलियम मैक्निस ठाकरे ये रहे हैं, ठाकरे अगर हम लोग जोड़ेंगे बाल ठाकरे से तो वी विल नेवर मिस, कभी मिस नहीं करेंगे कि ये विक्टोरियन एज की जो ये नॉवलिस्ट है ये भी हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट है और वो भी हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट है, दोनों में ये विक्टोरियन एज के थे, और वो थोड़ा सा और रोमांटिक एज वगैरह 18th में आ century, जाते I think. Yes, sir, हैं, हाँ romantic last night. रोमांटिक Sir, एज you में made आ us जाते हैं। cite this in your previous classes. या आई हैव गॉट एंड दिस द नेक्स्ट, तो मुझे लगता है इसमें कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यू हैव जस्ट कवर्ड वैनिटी फेयर, यू हैव कवर्ड द न्यू कम्स, ऑल दीज थिंग्स। नाउ मेरी एंड इवांस या जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट एक पॉपुलर फीमेल नॉवलिस्ट रही है विक्टोरियन एज की, और जो जॉर्ज इलियट का ही निक नेम रहा है मैरी एंड इवांस, मैरी एंड इवांस उनका ओरिजिनल नेम था और जॉर्ज इलियट उनका निक नेम था। इनके दो तीन नावल जो है बहुत फेमस है, जैसे पहली बात तो ये भी जो है आपका विक्टोरियन एज से है, और जिस कैटेगरी के नावलिस्ट आपके चार्ल्स डिकेंस है उसी पैटर्न पर ये भी लिखती है, मतलब नावल ऑफ रिफॉर्मेशन, रियलिस्टिक नावल, समाज की जो बुराई है उसमें सुधार करना। एक इनका मैगी एंड टॉम टुलिवर, द मिल ऑन द फ्लास, जो सबसे ज्यादा पूछा गया वो कौन सा, द मिल ऑन द फ्लास। एडम बीट, मिडिल मार्च, ये सब उनका नावल है। अगर आपको कुछ नहीं समझना, दो क्वेश्चन बस आपको ये जानना है, जॉर्ज इलियट निक नेम है मैरी एन इवांस का, शी वाज अ वेल नोन वुमन, वुमेन नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज, शी वाज अ नॉवलिस्ट of novel of reformation, or a novel she wrote on the ground of reality. She adopted the same pattern which was done by Charles Dickens. और उनका जो नावल है मैगी, टॉम टुलिवर, द मिल ऑन द फ्लास, एडम बीड, मिडिल मार्च। जॉर्ज इलियट ने वेस्टमिंस्टर रिव्यू में लिखा था, उस समय का एक जर्नल था, उसमें उन्होंने लिखा था, उनकी शादी हेनरी लेविस से होती है, मिसलेनियस राइटर वो भी थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ बताया हुआ है क्या क्या चीजें रही है, उनका एक वर्क रहा है रोमोला, जो कि अमिंगलिंग ऑफ फिक्शन और मोरल फिलॉसफी का वर्क है। बाकी मिडिल मार्च, यू नो, डैनियल डेरोंटा, सिलास मैरिनर, तमिल ऑन द फ्लास, बस आपको कुछ नहीं करना है, यू मस्ट नो अबाउट दीज राइटर्स की क्या क्या चीजें रही है। तो क्या क्या चीजें हैं, मिडिल मार्च है, डैनियल डेरोंटा है, सिलास मैरिनर है, एडम बीड है, ऑल दिस यू रिमेंबर। नेक्स्ट है चार्ल्स राइट, चार्ल्स राइट का जो कंट्रीब्यूशन है, रेग वॉशिंगटन अ टेरिबल टेम्पटेशन, इससे आपको कोई मतलब नहीं है।
कोई बहुत ऐसे वो नहीं थे। एंथोनी ट्रोलॉप का था। एंथोनी ट्रोलॉप जो है इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ठाकरे, द यू द यूस्टेस डायमंड्स, ह्यूमन कॉमेडी एंड बारचेस्टर टार्स। अगर आप चाहिएगा तो एक नजर इनको देख लीजिएगा, कोई ऐसा बहुत ज्यादा उनका नहीं रहा है। बारचेस्टर चार्ट टार्स वगैरह उनका जो ये था। तो और अदर जो नॉवलिस्ट है, चार्ल्स रीड है, एंथनी ट्रॉलॉप। मतलब मेरा कहने का मतलब एक बस आपको ये नाम पता, अगर कल कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि चार्ल्स रीड वॉज द नॉवलिस्ट ऑफ विच एज, तो आपको ये पता है कि ये विक्टोरियन एज के हैं। आप उनके वर्क के बारे में नहीं कहता उनका कोई वर्क आने वाला है, लेकिन आपको ये नाम पता होना चाहिए कि चार्ल्स रीड का जो संबंध है वो एक नॉवलिस्ट है, विक्टोरियन एज के थे। एंथोनी ट्रॉलॉप एक नॉवलिस्ट और विक्टोरियन एज के। अगर एक आध दो वर्क उनका कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। चार्लोटी ब्रांड का जो नावल है ये बहुत फेमस है, आता है जेन आयरी। जेन आयरी ब्रांड सिस्टर थी, तो उसका एक जो बहुत फेमस नावल है जेन आयरी है, शर्ली है, विलेटी है। ये तीन नावल आपको ध्यान में रखना है। बुलवर लिटन का, एडवर्ड बुलवर लिटन वाज एन एक्सट्रीमली वर्सेटाइल राइटर। हिज फर्स्ट नोटेबल वर्क पेहम। पेहम आपको ध्यान में रखना है। तो ये बुलवर लिटन का कौन सा वर्क रहा? पेहम रहा है। चार्लोटी ब्रांटी का कौन सा वर्क रहा है? जेन आयरी रहा है। ये दो नाम आपको ध्यान में रखना है। फिर इमाइली ब्रांटी का कौन सा वर्क रहा? उदरिंग हाइट्स। ये सब विक्टोरियन एज का है। एक एक बस नाम आपको ध्यान में रखना है, सारा काम आपका हो जाएगा, आपको और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। उदरिंग हाइट्स किसका वर्क है? इमाइली ब्रांटी का है। बुलवर लिटन ने क्या लिखा हुआ है? पेहम लिखा हुआ है। चार्ली ब्रांटी का क्या है? जेन आयरी, शर्ली, विलेटी रहा है। किंग्सली एमिस, सॉरी किंग्सली एमिस नहीं, किंग्सली का क्या रहा है? एल्टन लॉक है, येट्स है, वेस्टवर्ड हो है। मिसेस गास्किल का मेरी बॉर्टन, नॉर्थ एंड साउथ ऑल दीज थिंग्स आप देख सकते हैं। ब्लैकमोर का लॉर्ड डून रहा है। जॉर्ज मेरेडिथ का द आर्डील ऑफ रिचर्ड फेवर, द एडवेंचर ऑफ हेनरी रिचमंड, द इगोइस्ट, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। तो मैं बस यही तक आपको रखूंगा, यही तक की चीजें मुझे आपको बता दी, क्योंकि हार्डी पर फिर बड़ी बात होगी। हार्डी बड़े नॉवलिस्ट है, जो जिस तरह से हम लोगों ने जॉर्ज एलियट को डिस्कस किया उसी कैटेगरी के हार्डी रहे। लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है बस यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जॉर्ज मेरेडिथ आपका विक्टोरियन एज की नॉवलिस्ट है। उनका द आर्डिल ऑफ रिचर्ड फेवरल, द एडवेंचर ऑफ हीरो रिचमंड, द इगोइस्ट। कुछ नहीं तो द इगोइस्ट ध्यान में रखिएगा उनका नाम है। इसी तरह से ब्लैकमोर का लॉर्ना लॉर्ना डून, मिसेस गास्किल का मेरी बार्टन, नॉर्थ एंड साउथ हल्दी सिंह, किंग्सले का इंटरलॉक, ये येट्स, ईस्ट वेस्टवर्ड हो, बुलवर लिटन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेहम, इमाइली ब्रांटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उदरिंग हाइट, चार्लोटी ब्रांटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, जेन आयरी। बाकी आप कुछ करिए या ना करिएगा, लेकिन बस इतना ही आपको करना और इसके आगे कुछ करने की जरूरत। तो आई होप कि आप लोगों ने कवर कर लिया। कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा, बाकी और ऐसा कुछ तो प्लीज